चलो, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 7073 स्टार्ट करते हैं। सचिन तेंदुलकर को तो हर कोई जानता होगा। क्या सचिन तेंदुलकर, मैं बोलूँ, एक शानदार बॉलर है सर। बॉलर सचिन तेंदुलकर बैट्समैन है, सही कह रहे हो। सचिन तेंदुलकर एक बहुत शानदार बैट्समैन है, लेकिन वो बॉलिंग भी करता है। अच्छा सर, आप इन्हें कुछ जले में नमक मत छिड़को। पहले तो यूपीएससी के स्टूडेंट, आज इंडिया साउथ अफ्रीका का मैच भी है, इंडिया वैसे ही हार रही है, हमारे को यूपीएससी पढ़ने का टाइम नहीं मिल रहा, मैच देखने का टाइम नहीं मिल रहा, आप कहाँ ये बीच में जले में नमक छिड़क रहे? अरे सुनो तो सही यार, सचिन तेंदुलकर प्राइमरीली एक बैट्समैन है, लेकिन वो बॉलिंग भी करता है। इतना समझ में आ गया? हाँ आ गया, बस कहानी खत्म है। अरे सर क्यों अरे अभी बाद में जोड़ेंगे इसको। चलो, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 7073 में एक नई चीज़ आई, उसका नाम है एग्जीक्यूटिव काउंसिल। गवर्नर जनरल को असिस्ट करने के लिए एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल है। तो सर, ये गवर्नर जनरल और बंगाल मतलब क्या है? तो क्या था कि भाई बंगाल, बिहार और उड़ीसा आ गए थे इनके हाथ में, तो इन तीनों को गवर्न करने के लिए तीनों में एक एक गवर्नर को बैठा दिया था। लेकिन 773 में फर्स्ट स्टेप टुवर्ड सेंट्रलाइजेशन गया। याद रखना, फर्स्ट स्टेप टुवर्ड सेंट्रलाइजेशन वाज इन रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। कैसे? गवर्नर जो थे ना, उसमें मद्रास और बॉम्बे के गवर्नर को सबऑर्डिनेट कर दिया था बंगाल के गवर्नर के। तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गवर्नर से, और आपके मद्रास और बॉम्बे के गवर्नर को सबऑर्डिनेट करा गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के। ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल वाज प्राइमरीली एन एग्जीक्यूटिव काउंसिल, बट इट वाज आल्सो अलाउड टू मेक टू परफॉर्म लेजिस्लेटिव फंक्शंस। याद करो, सचिन तेंदुलकर प्राइमरीली एक बैट्समैन है, लेकिन वो बॉलिंग भी करता है। तो ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, गवर्नर जनरल, इनका मेन काम क्या था? ये एग्जीक्यूटिव थे, लेकिन इनके पास लेजिस्लेटिव फंक्शंस परफॉर्म करने के भी थोड़े बहुत राइट थे। तो बेसिकली अपन ने स्टार्ट कहाँ से किया? एग्जीक्यूटिव विच इज मोर पावरफुल, विच इज प्राइमरी, ये है, और लेजिस्लेशन उनका सेकेंडरी काम है। आज की तारीख में मैं आपको बता देता हूँ कि इंडिया इज गवर्न एज एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर। आप, ये मंत्रा है, ये 1947 से जो अपना काम कर रहे हैं ना आज तक, इट इज सिंपल। आज को नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर सकती, लाइक कुछ भी, मतलब ऐसा नहीं कि कुछ भी कर दे, बिकॉज दे आर एग्जीक्यूटिव, बट दे आर रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, यानी कि पार्लियामेंट, उनको जवाब देना पड़ेगा। एंड पार्लियामेंट इज वॉट इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल। तो यहाँ पर आज अपन है, लेकिन अपन चालू कहाँ से करे थे? 4 मेंबर एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो एग्जीक्यूटिव उस टाइम पे सुप्रीमेसी थी, आज के टाइम पे लेजिस्लेटिव सुप्रीमेसी है। ये पूरा जो रिवर्स हुआ ना, ये पूरी पॉलिटी में अपन समझेंगे। चलो, एक और चीज़ आई इसमें अकाउंटेबिलिटी की। एक कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर नाम का एक पार्लियामेंट के, ब्रिटिश पार्लियामेंट और वहाँ के ओनर्स यानी कि स्टॉक होल्डर्स के बिहाफ पे कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स है, जो कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो कि कंपनी के बिहाफ पे थे। ये दोनों इंटरैक्ट करेंगे। लाइक कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स विल बी representing British Parliament stockholders and Court of Directors will be responsible for activities of company। ये एक आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी का पॉइंट आया। एक और चीज़ आती है कि फर्स्ट टाइम एवर सुप्रीम कोर्ट का एक नाम आया। फोर्ट विलियम्स कैलकाटा में सुप्रीम कोर्ट बनाया गया, वहाँ पर उसका एग्जिस्टेंस हुआ। प्लीज़ इस सुप्रीम कोर्ट को आज के सुप्रीम कोर्ट से बिल्कुल भी कंपेयर मत करना। सिर्फ नाम सेम है, काम बहुत अलग है, बहुत लिमिटेड पावर्स ही बहुत था। बट एक ऐसा कहते हैं कि भाई व्हेन वाज फर्स्ट टाइम एवर सुप्रीम कोर्ट था, तो वो 1773 के एक्ट में आया था। लेकिन इस एक्ट में बहुत सारे डिफेक्ट्स थे। ये एक्ट बाद में आकर फेल हो गया। इसके मतलब 1773 के बाद 20 साल बाद 1793 में अपना रेगुलेटिंग एक्ट सेकंड आना था, लेकिन इसके डिफेक्ट की वजह से बीच में सप्लीमेंट्री एक्ट्स है। दोज आर नॉट रेगुलेटिंग बट सप्लीमेंट्री। क्यों? क्योंकि एक तो समझ में नहीं आ रहा था कि भैया किसकी डिसीजन अथॉरिटी फाइनल है। गवर्नर जनरल, सुप्रीम कोर्ट, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, 3-4 बना दिए, तो भैया समझ में नहीं पड़ रहा था कि किसकी फाइनल है। चलो, गवर्नर जनरल सुप्रीम थे दूसरे गवर्नर्स के, लेकिन दूसरे गवर्नर्स अपने एंड पे डिसीजन ले रहे थे कि भाई अर्जेंसी ऑफ मैटर है, तो उस केस में डिसीजन ले रहे हैं। गवर्नर जनरल का अथॉरिटी ऑन पेपर तो आ गई, लेकिन एक्चुअली एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है। सुप्रीम कोर्ट किस टाइप के केसेस को रूल आउट करेगा, किसको नहीं करेगा, समझ में नहीं आ रहा है। गवर्नर जनरल किसको करेगा, तो इनके क्या क्लैश ऑफ पावर आ रहा था। गवर्नर जनरल अकाउंटेबल तो था डिसीजंस के, लेकिन बहुत सारे डिसीजंस गवर्नर अपने एंड पे ले रहे थे, मद्रास और बॉम्बे के। तो ये सारा कि इन सब क्लैशेस की वजह से जो अपना रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 ये एक्चुअली फेलियर साबित हुआ। कहते हैं कि नो लॉ से ज़्यादा खतरनाक होता है अनक्लियर लॉ। अगर कोई भी लॉ नहीं है तो फिर एक बार को वो चल रहा है, लेकिन अनक्लियर लॉ है तो वो तो और खतरनाक है।
चलो, आज अपन ये समझते हैं कि अब इसके बीच में 1773 से और 1793 के बीच दो और एक्ट आए। एक आया अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781, ये रेगुलेटिंग एक्ट नहीं है। क्वेश्चन आता है, याद रखना 1773 के डिफेक्ट्स को सही करने के लिए अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 आता है, लेकिन ये रेगुलेटिंग एक्ट नहीं होता है, ये सिर्फ डिफेक्ट्स को सही करने के लिए होता है। और एक और एक्ट आता है विच इज पिट्स इंडिया एक्ट 1784, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ होती है जिसके बेसिस पे क्वेश्चन बनते हैं और ये आगे तक चलता है। इसको अपन 1858 में भी याद करेंगे क्योंकि पिट्स इंडिया एक्ट की कुछ चीज़ें ऐसी करी गई होंगी जो 1858 में जाकर रिवर्स करेंगे। तो सबसे पहले अपन अमेंडिंग एक्ट तो होता है बेसिकली, इसमें इतना ज़्यादा कुछ पढ़ने का है नहीं, वो बेसिकली 1773 के डिफेक्ट्स को थोड़ा बहुत क्लियर करने के लिए होता है। लेट्स नाउ अंडरस्टैंड व्हाट इज पिट्स इंडिया एक्ट।